तो जैसे कि गाइज आप लोगों ने अभी तक देख लिया था कि जो लू फैंग था ऑलरेडी उसने मियूकी को मार दिया था। मियूकी को मारने के बाद जो लू फैंग होता है वो काफी टाइम तक जाओयू के साथ बात करता है। जब उसकी जाओयू के साथ भी सारी की सारी बातें खत्म हो जाती है तो उसके पास फाइनली एक लास्ट काम बचा रहता है कि उन सिन सिटी ट्रेजर के लोगों को बाहर आजाद करना। अब आगे जाओयू ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था। जाओयू के जाने के बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर क्या अभी हमें घर जाना चाहिए। लू फेंग कहता है नहीं, अभी मुझे एक और काम बचा है जो कि मुझे अभी करना है। बाद जो लू फेंग होता है वो एकदम से उड़ते हुए आसमान के अंदर चला जाता है। तो जो मोरुशा था और मो क्योंग था ये दोनों के दोनों लू फेंग को काफी कंफ्यूजन के साथ देखता है। जो लू फेंग होता है वो आसमान के अंदर जाता है और आसमान में जाते ही जैसे वो अपने हाथों को फ्लिप करता है हाथों के अंदर एक मिनिएचर सिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था। जो मिनिएचर सिटी था ये और कोई नहीं है बल्कि ये सिन सिटी था जिसके अंदर हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थे जो कि बुरी तरीके से डेंसली पैक्ड थे। फैंग इन लोगों की तरफ देखते हुए एक एक्सप्रेशन सा बनाता और कहता है कि 180 मिलियन से भी ज्यादा लोग अब तक इस टॉर्चर को झेल रहे थे और अभी तक जिंदा है। भले देखा जाए तो इनमें से काफी सारे लोग ऑलरेडी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। स्टिल लू फेंग मनी मन सोचता है कि जो 5 मेजर फैमिलीज है उन लोगों को पहले से पता था कि जो मुंह की है वो एक इवल पर्सन है। स्टिल उसके बाद भी वो हमेशा से उसके गुनाहों को छुपाते रहे। इसके कारण ये बेचारे इन मासूमों को इतने ज्यादा दर्द सहना पड़ा। लू फेंग जानता था कि अगर वो इन हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को किसी वाइल्ड एरिया में या फिर किसी ट्राइब में जाके छोड़ के आता है अनजान जगह पे तो डेफिनेटली जो 5 मेजर फैमिलीज है वो जितना जल्दी हो सके इन लोगों को वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बस उन लोगों के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। लू फेंग ने डिसाइड किया था कि वो इन्हें पब्लिकली रिलीज करेगा यानी कि ये हुआंग सिटी के बीचों बीच इन लोगों को रिलीज करेगा। लू फेंग ऐसी चीज करता है तो अगर इन लोगों ने इतने सारे लोगों को मारा तो इन लोगों को ये सारी चीजें छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली जो 5 मेजर फैमिलीज है वो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है काउंटलेस पीपल जो कि आसमान से एक के बाद एक नीचे धीरे धीरे आ रहे थे एंड एक ही जगह के ऊपर काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। सारे के सारे लोग सिन सिटी के थे। उनको लू फेंग बारी बारी से नीचे की तरफ रिलीज कर रहा था। दूर से जितने भी लोग इस सीन को देख रहे थे वो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इतने सारे लोग ये सब कहाँ से आ रहे हैं। साथ ही साथ वो इटर्नल ट्रू गॉड कौन है जो कि आसमान के अंदर उड़ रहा है क्योंकि आसमान के अंदर उड़ना भी यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पूरी तरीके से मुश्किल था। कुछ ही टाइम के अंदर 180 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो लोग होता है वो सिन सिटी के अंदर रिलीज हो चुके थे। के बाद जो लू फेंग होता है वो जैसे इन सभी लोगों को रिलीज कर देता है वो इन सभी लोगों के ऊपर खड़े होते हुए कहता है कि मेरा नाम लू है और मैं मी वुकी को मार चुका हूँ। मैं उस बंदे को मार चुका हूँ जिसको तुम सब लोग काफी ज्यादा नफरत करते हो। जो लू फेंग की आवाज थी वो इतनी ज्यादा बुलंद थी कि वो आराम से 180 मिलियन पीपल्स के कानों तक पहुंच सकती थी। इन 180 मिलियन पीपल्स के अंदर हर एक टाइप का प्रैक्टिशनर था जो कि अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते थे। बाद जो लू फेंग होता है वो इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे भरोसा है कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है वो तुम लोगों का से अच्छा खासा ख्याल रखेगा। जब ये सारे के सारे जो ट्रू गॉड्स होते हैं ये सुनते हैं कि मुंह की मारा गया है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लू फेंग की आवाज इतनी ज्यादा बुलंद थी कि काफी सारे लोग जो कि हुआंग सिटी के अंदर रहते थे वो लोग भी अपने घरों के बाहर आके लू फेंग को देख रहे थे। टाइम के अंदर इस चीज की जो न्यूज होती है वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर फैल जाती है कि एक बंदा जिसका नाम मुंह की था जिसने लगभग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स को पकड़ के रखा था। बाकी के लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है। काफी सारे जो ट्रू गॉड्स थे वो अपने बाकी के रिश्तेदारों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत पहले गायब हो चुके थे। ये जो ट्रू गॉड्स थे जिनको अभी अभी लू फेंग ने रिलीज किया था ये लोग भी अपने रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर रहे थे। फेंग इस पूरी की पूरी सीन को आसमान से खड़े खड़े देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरीके से जो उजड़ी हुई फैमिलीज थी जो कि एक टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी वो उनका फाइनली रियूनियन हो रहा है। वही दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए लू फेंग को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। के बाद जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है अभी तो मैंने इस पूरे के पूरे मैटर को पब्लिकली कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि जो 5 मेजर फैमिलीज है और जो सिटी लॉर्ड मिशन है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को कवर अप करता है। इसे देखा जाए तो ये सारी चीजें करके जो लू फेंग था उसने सिटी लॉर्ड मिशन के ऊपर उपकार ही किया था। कुछ टाइम के अंदर जो आसमान होता है उसके अंदर हम लोगों को काफी सारे हुआंग गार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। सारे के सारे जो हुआंग गार्ड्स है वो इन मिलियंस ऑफ पीपल को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। के बाद ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो म्यू की था वो एक दरिंदा था जिसने 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को फेंगो सिटी से पकड़ के रखा था एंड उनको पकड़ के वो उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन लॉर्ड लुई को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया एंड आखिरकार ये जो म्यू की है वो मारा गया। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस सब लोगों की जो रक्षा है वो सिटी लॉर्ड मेंशन करेगा। इस चीज के लिए आप सभी लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो सिटी लॉर्ड मेंशन है वो आप लोगों को रहने के लिए घर देगा एंड जगह देगा। साथ ही साथ आपको फ्यूचर के अंदर कोई भी टैक्स पे करने की भी कोई जरूरत नहीं। जो बचे हुए लोग रहते हैं जब उन लोगों को पता चलता है कि हुआंग सिटी जैसे इतने बड़े सिटी के अंदर रहने के लिए उन लोगों के ऊपर जितने भी टैक्स थे वो सारे के सारे माफ कर देगा तो काफी ज्यादा शौक होता है। जो फेंगुआ सिटी जैसे छोटी सिटी के अंदर इसलिए ही रहते थे ताकि उनको कोई भी टैक्स वगैरह पे करना ना पड़े। फाइनली अब ये एक सेफ सिटी के अंदर रह रहे थे जहाँ पे इनके सर के ऊपर से वो सारा का सारा टैक्स भी माफ कर दिया गया था। जो मोरुशा था वो सारा का सारा तमाशा दूर से देख रहा था। जब वो ये सारी चीजें देखता है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। जो मुंह क्यांग था उसके आंखों
के अंदर भी हम लोग को कुछ आंसू देखने के लिए मिल सकते थे। वो अपनी मास्टर की इस दरिंदगी आई मीन टू से अच्छाई देखते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। जो मुंह क्यों था उसके दिल के अंदर जो लू फेंग के लिए जो इज्जत थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अपने ऊपर गर्व फील हो रहा था कि उसने लू फेंग का डिसाइपल बनने के बारे में सोचा। स्टिल उसको पता था कि अभी भी उसके पास बस ये एक चांस है कि वो लू फेंग का डिसाइपल बन सके। बस अभी तक उसने कोई भी टेस्ट कंप्लीट नहीं किया जो कि लू फेंग ने उसके लिए सेट किया है। बट उसने अपने मन के अंदर डिसाइड कर लिया था कि उसे जो हो सकेगा वो करेगा लू फेंग का डिसाइपल बनने के लिए। लू फेंग के कारण पता नहीं कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जहाँ हम लोग को आसमान के अंदर काफी सारे नंबर ऑफ हुआंग गार्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे, वहीं पे हम लोग को गाओ वाओशी भी देखने के लिए मिल सकता था। गाओ वाओशी मन ही मन सोचता है कि वो भी मियुकी को मारना चाहता था, लेकिन वो मियुकी को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये जो लॉर्ड लू है इसने ओपनली मियुकी को सबके सामने मार दिया। जो ब्लैक नीदर लीजन कमांडर है वो भी इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। इस वक्त इस बंदे को स्ट्रेंथ की रियल इंपॉर्टेंस पता चल रही थी। इसको पता चल रहा था कि अगर ये लू फेंग जितना पावरफुल होता तो शायद से कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही साथ वो ये भी चीज अच्छी तरीके से जानता था कि उसके बीच में और लू फेंग के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। वाओशी को अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो काफी ज्यादा वीक है, जिसके कारण वो इन गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो पता नहीं कितने ज्यादा टाइम से मियुकी को सफर कर रहे थे। बट फिर वो डिसाइड कर लेता है कि इन सारे लोगों को सेटल करने के लिए वो खुद आगे बढ़ेगा एंड आगे से इनमें से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा। इसी तरीके से टाइम बीतता और कुछ टाइम के अंदर पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर जितनी भी मेजर फोर्सेस होती है सभी लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका था कि सिटी के अंदर क्या हुआ है। और हम लोगों को चेयरमैन जेन्यू देखने के लिए मिलते हैं जो कि टियानयन बिल्डिंग के टॉप के ऊपर थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे। इसके बाद वो अपने हाथों को फ्लिप करते हैं, तुरंत उनके हाथों के अंदर एक कम्युनिकेशन टोकन आ जाता है जिसके थ्रू वो लॉर्ड ब्लड क्लाउड को कम्युनिकेट करते हैं। आपको पता होगा कि जो लॉर्ड ब्लड क्लाउड है ये काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। इवन इसकी नाम की जो बाउंटी है वो यांगफेंग गिल्ड के अंदर लगी हुई है ऑलरेडी। हाल इस वक्त ये जो बंदा है ये बस अपने नॉर्मल काम कर रहा है एंड ये किसी भी फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो सिटी लॉर्ड मेंशन है वो इस बंदे को टॉलरेट कर रहा है। वैसे भी जो लोग लॉर्ड ब्लड क्लाउड जितने पावरफुल होते हैं अगर उन्होंने पास्ट के अंदर कोई पाप किया भी होता है तो प्रेजेंट टाइम के अंदर लोग इन सारी चीजों को भूलने की कोशिश करते हैं। बस प्रेजेंट टाइम के अंदर ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। जो ब्लड क्लाउड होता है वो प्रेसिडेंट जेन्यून की तरफ देखते हुए कहता है, प्रेसिडेंट जेन्यून आपने मुझे कांटेक्ट किया इस तरीके से। प्रेसिडेंट जेन्यून होता है वो कहता है कि मैं लो से पहले मिलने के लिए गया था लेकिन उसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है। बट सिटी लॉर्ड मेंशन से जब उसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने उन लोगों को रिसीव किया था। बट आज जो कुछ भी हुआ इस चीज से एक चीज क्लियर हो गई कि जो लो है वो कहीं ना कहीं सिटी लॉर्ड मेंशन की साइड है। इस माफ करना है जो ब्लड क्लाउड था ये एक्चुअली इस जेन्यून से फोन के ऊपर बात कर रहा था। वो प्रेसिडेंट जेन्यून से कहता है कि एक्चुअल में ये जो लॉर्ड लो है ये एक अकेला ट्रू गॉड है एंड ये बुराई से सख्त नफरत करता है। जहाँ इसे बुराई नजर आती है ये वहाँ पे एक्शन ले लेता है एंड अगर इसके एक्शन लेने के स्टाइल के ऊपर हम लोग जाए तो वो हमारी तरफ भी काफी ज्यादा हॉस्टाइल है, यानी कि हमसे भी उसकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जेन्यून होता है वो कहता है कि जो फूड किंगडम है उसको इन सब चीजों से काफी ज्यादा झटका बैठा है। भले उन्हें मियुकी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो भी लू फेंग ने आज पब्लिकली किया है वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करने वाले। जो ब्लड क्लाउड होता है वो मैसेज भेजते हुए कहता है कि हमें काफी ज्यादा पेशेंट रखना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। वैसे भी करंट इंटेलिजेंस के हिसाब से कहा जाए तो ये जो लॉर्ड लू है काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड है एंड अगर इसकी पावर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे से थोड़ा सा भी कमजोर होगा। अगर एक बार फूड किंगडम और इस बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली कयामत आ जाएगी। कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। प्रेसिडेंट जेनियन इस चीज को सुनते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। उनको ऐसा नहीं लगा था कि जो लॉर्ड लू है वो एक्चुअल में ब्लड लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होगा या फिर ब्लड लॉर्ड जितना पावरफुल होगा। इस वक्त जो लॉर्ड ब्लड क्लाउड है वो खुद अपने मुंह से कह रहा था कि उसके हिसाब से लू फेंग उसके जितना ही पावरफुल है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लॉर्ड ब्लड क्लाउड है ये इतना ज्यादा पावरफुल है इवन 1-on-1 फाइट के अंदर ये मॉली जाओ को भी हरा सकता है। जो मॉली जाओ है वो पूरे के पूरे हुआंग सिटी का कमांडर है। पहले भी मॉली जाओ और इस बंदे के बीच में फाइट हो चुकी है एंड मॉली जाओ ने पूरी की पूरी हुआंग सिटी के जितने भी फॉर्मेशंस और बाकी जितनी भी चीजें उन सारी चीजों का इस्तेमाल किया था। बट उसके बाद भी वो ब्लड क्लाउड गॉड को नहीं पकड़ पाया। ब्लड क्लाउड कहता है कि तुम्हें अगर अभी भी शक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। आज उसने जो कुछ भी किया ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं कर सकता एंड वैसे भी उसने पर्पल जेड हाउंड को हराया। वैसे ये पर्पल जेड हाउंड को हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस पर्पल जेड हाउंड उसी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का नाम है जिसके अंदर लू फेंग ने छेद कर दिया था अपने हाथों से। बट जो लू है उसने उस पर्पल जेड हाउंड के अंदर अपनी नॉर्मल हाथों से छेद कर दिया जो कि लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो पर्पल जेड हाउंड है ये एक मैकेनिकल टाइप का सीक्रेट ट्रेजर है एंड ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। इवन इस चीज को डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट जो लू फेंग है उसने बेयर हैंड से अपने इस चीज के अंदर छेद कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को यांगफेंग पवेलियन देखने के लिए मिलता है। यांगफेंग पवेलियन का जो मास्टर था डिप्यूटी
वो भी इस वक्त लू फेंग के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि ये लॉर्ड लू है, ये आखिर कितना ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने उस पर्पल जेड हाउंड के अंदर अपने हाथों से छेद कर दिया। अभी तो मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा कि अगर यिंग कैंग के बीच में और लू फेंग के बीच में फाइट होती तो दोनों में से कौन जीतेगा। जिन लोगों को यिंग कैंग नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट के एपिसोड्स के अंदर जो पर्सन लू फेंग को मारने के लिए आया, जो कि लगभग चॉज लेवल जितना पावरफुल है, साथ ही साथ ये एक असिशियन भी है। उसने यांगपिंग गिल्ड के अंदर फोन करके पूछा था कि क्या यांगपिंग गिल्ड के अंदर लॉर्ड लू के नाम की कोई भी बाउंटी है। उसी टाइम जो यांगपिंग गिल्ड है वो समझ चुका था कि कहीं न कहीं ये जो यिंग कैंग है, इसकी नजर इस वक्त लू फेंग के ऊपर है। ये जो यिंग कैंग है, ये एक संकी किस्म का इंसान है, किसी भी ट्राइब या फिर किसी भी क्लैन से बिलोंग नहीं करता। ये एक लोन वंडरर है, इसका जब जो मन करे वो कर लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इवन इसने चॉज मार्शल लेवल बंदे के बच्चों को मारा है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ही ज्यादा पावरफुल है। अगर इस वक्त देखा जाए तो पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर बस यांगपिंग गिल्ड हॉल ही था। उसको इस चीज के बारे में पता था कि लू फेंग को मारने के लिए कोई पर्सन आया है, जल्दी ये लू फेंग को मारने की कोशिश करेगा। ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है गाइस। लू फेंग की भी पैंट गीली हो जाए इसके साथ फाइट करने में। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये यिंग कैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त लू फेंग के केव के बाहर ही खड़ा था, जिसने अपने आप को वॉइड के अंदर पूरी तरीके से हाइड करके रखा था। कोई भी पर्सन ये नहीं बता सकता था कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। इस पर्सन को पता था कि जो लू फेंग है वो मंगवा टावर के अंदर था, एंड फाइनली वो कुछ टाइम के बाद अपने घर लौटने वाला होगा, यानी कि उसके केव के अंदर। ये जो बंदा था ये तब से लू फेंग का इंतजार कर रहा था पेशेंटली। आप लोगों को याद होगा कि जो यिंग कैंग है उसने लू फेंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी, एंड इन्हीं इन्फॉर्मेशन के कारण उसको पता चल रहा था कि इस वक्त लू फेंग किस जगह पे है। कैंग ऐसा बंदा है कि जो ऑर्डिनरी लोगों की तरफ घास भी नहीं डालता, बट उसे पता था कि जो लॉर्ड लू है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके पास काफी ज्यादा पैसा भी मिलेगा। इसलिए इस बंदे के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल थी, क्योंकि इसे पता था कि लू फेंग के पास अंधा पैसा है। देखा जाए तो ये एक प्रो लेवल का असिशियन है गाइस। ये अपने टारगेट्स को इस तरीके से मारता है कि इवन उसके टारगेट को भी नहीं पता चलता कि उसका टारगेट कब मर गया। जब इस बंदे को पता चलता है कि जो लॉर्ड लू है उसने पब्लिकली मू विकू को मार दिया, साथ ही साथ हुआंग गार्ड के भी एक बंदे को मार दिया, वो भी पूरी की पूरी हुआंग सिटी के सामने, तो ये बंदा डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है और वो मन ही मन कहता है कि उसके बीच में और लू फेंग के बीच में काफी सारी चीजें जो है वो सिमिलर है। ये दोनों के दोनों अपने मन की करते हैं, इन्हें घंटा भी दुनिया की कोई परवाह नहीं है। स्टिल पर्सनैलिटी सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड जो ज्यादा पावरफुल होता है वही जिंदा रहता है। स्टिल ये बंदा लू फेंग से काफी ज्यादा इंप्रेस था। कहीं न कहीं इस बंदे को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला था कि जो लू फेंग है उसने अपने नॉर्मल हाथों से पर्पल जेड बीस्ट के अंदर छेद कर दिया था। तो वो मन ही मन ये सोच रहा था कि उसका ये जो सीक्रेट अटैक होगा, यानी कि स्नीक अटैक, लू फेंग के ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पर्पल जेड बीस्ट जैसे मैकेनिकल सीक्रेट एजेस की तरफ देखता भी नहीं है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लू फेंग ने उसके अंदर छेद किया था या नहीं किया था। वही इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है और फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है थोड़ी दूरी के ऊपर। फाइनली जो लू फेंग की बोट थी वो हम लोग को आसमान से निकलते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। इसके बाद फाइनली जो लू फेंग होता है वो अपनी स्पेस बोट से बाहर उतरता है। उसके साथ साथ हम लोग को मोरुशा और मोयो किंग यांग भी देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि डेफिनेटली अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। जो मोरुशा होता है वो लू फेंग के साथ केव के अंदर जाने लग जाता है, एंड वही जो मोयो किंग यांग होता है वो बाहर एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर जाके रहने लग जाता है। इसलिए जो छोटी सी बिल्डिंग थी ये यहाँ पे गेट कीपर के लिए बना के रखी थी, क्योंकि फिलहाल इसे लू फेंग के गेट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता था। इस मोमेंट के ऊपर जो लू फेंग और मोरुशा थे इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे यिंग कैंग है जो कि वॉइड के अंदर छुपा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है जो यिंग कैंग है वो एक प्रोफेशनल असिशियन है, एंड वो अपने काम करने में काफी ज्यादा तेज है। जिसके तुरंत बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग और मोरुशा होता है वो जस्ट अपने केव के अंदर जाने वाले होता है। अचानक से लू फेंग के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाता है। लू फेंग के सामने अचानक से एक ग्रे रॉब वाला पर्सन आ चुका था, जिसके हाथों के अंदर एक तलवार थी, एंड इस स्वॉर्ड को उसने ऑलरेडी लू फेंग के बॉडी में घुसा दिया था। बंदा इतना ज्यादा तेज था कि जिस मोमेंट तक लू फेंग को पता चलता कि ये बंदा उसके सामने है, तब तक ये ऑलरेडी अपनी स्वॉर्ड लू फेंग के बॉडी में घुसा चुका था। साथ ही साथ इस केव के अंदर या फिर बाहर जितनी भी फॉर्मेशन वगैरह लगी थी वो पूरी तरीके से यूजलेस हो चुकी थी यिंग कैंग के सामने, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लू फेंग था उसने एक सस्ती सी केव ली थी 500 कॉस्मिक सैंड की, एंड इसके अंदर की जितनी भी फॉर्मेशंस थी वो बस छोटे मोटे इटर्नल ट्रू वर्ड्स को रोक सकती थी। यिंग कैंग जैसे पावरफुल एग्जिस्टेंस के लिए ये चीज टोटली पूरी तरीके से बकवास थी। जब लू फेंग के बॉडी के आर पार वो स्वॉर्ड गई थी तो जो लू फेंग का पहला रिएक्शन था वो ये था कि ये काफी ज्यादा सरप्राइज था कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो एक्चुअली वॉइड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। तो गाइस एक टाइम में मान भी लिया कि सामने वाला बंदा वॉइड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, बट ये जो बंदा है ये वॉइड के अंदर लिटरली छुपा हुआ था पूरी तरीके से, एंड इस तरीके से छुपा हुआ था कि इवन लू फेंग भी इस चीज को गेस नहीं कर पाया। इस चीज से वो समझ जाता है कि जो सामने वाला है उसका जो स्पेस रिलम है वो काफी ज्यादा हाई है, एंड इसी के कारण ये वॉइड के अंदर फोर्सफुली
इजीली ट्रैवल कर पा रहा है। एंड गाइस हुआंग सिटी के अंदर काफी सारी फॉर्मेशन लगी हुई है जिसके कारण आप वॉइड के अंदर इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड ये बंदा तो पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन लू फेंग के दिमाग में आता है कि इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर ये आखिर आया कहाँ से हुआंग सिटी के अंदर, बिकॉज लू फेंग ने अभी तक ऐसे किसी मास्टर के बारे में नहीं सुना था। सेकंड थिंग, जैसे ये जो स्वॉर्ड थी वो लू फेंग के बॉडी के अंदर गई थी, इस स्वॉर्ड के अंदर से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है जो कि डायरेक्टली लू फेंग के ट्रू गॉड हार्ट की तरफ जाता है। साथ ही साथ ये जो स्वॉर्ड थी इसके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल टेरिफिंग एनर्जी एक्सप्लोड होती है कि उसके डिस्ट्रक्टिव फोर्स के कारण इवन जो लू फेंग की परफेक्ट डिवाइन बॉडी होती है वो भी उस सर्टन पार्ट में से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लू फेंग समझ जाता है कि ये जो टेक्निक है लगभग चॉज रिलम मास्टर जितनी पावरफुल है। जो स्वॉर्ड टेक्निक थी ये हिंकिंग की वन ऑफ द स्पेशल टेक्निक थी जो कि किसी की भी बॉडी और सोल के ऊपर दोनों तरफ अटैक करती है। अगर किसी की बॉडी इस चीज को डिफाइन कर भी लेती है तो ये उसकी सोल को खत्म कर देती है। बट इसके अंदर से निकलने वाला इसका जो सोल अटैक है वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जहाँ तक कि जो लू फेंग का हार्ट है उसको स्टार टावर गार्ड कर रहा है। स्टार टावर के होते हुए लू फेंग के दिल के ऊपर कोई खरोच भी नहीं मार सकता। दूसरी तरफ ऑलरेडी जो लू फेंग की विल है वो चौज रिलम से भी थोड़े बहुत आगे निकल चुकी है, वो अभी लगभग मिड ग्रेड के ऊपर होगी, जिसके कारण वो जो ऑरा था जो कि लू फेंग के हार्ट तक जा रहा था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के काफी तो शॉक होता है। वो मन ही मन कहता है कितना ही ज्यादा पावरफुल विल पावर है, उसका इल्यूजन अटैक इतने आसानी से खत्म हो गया। बट स्टिल वो सोचता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसने उसकी डिवाइन बॉडी और साथ ही साथ उसके माइंड दोनों के ऊपर अटैक किया था। इवन थॉट उसकी विल अगर एक्सटेंड नहीं भी हुई तभी भी उसकी जो बॉडी है वो लगभग खत्म होने के कतार पे आ चुकी होगी। किंग मन ही मन सोचता है कि चल भाई तू एक स्वॉर्ड में नहीं मरा तो तेरे बॉडी के अंदर और 2-3 बार घुसा दूंगा तब तक तू मर ही जाएगा। जिसके बाद ये कुछ अटैक और लू फेंग के बॉडी के ऊपर कर देता है। बट स्टिल लू फेंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ा तो था लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं पड़ा था। उसके बॉडी के 1000 हिस्सों में से एक हिस्सा उसका खत्म हो गया था, ऐसे समझ लो। लू फेंग अपने आप से कहता है कि आफ्टर ऑल उसकी जो बॉडी है वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि उसने अपनी 10 ट्रू गॉड स्टेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था जिसके कारण उसने अभी तक अपने 3 स्टेजेस ऑफ बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स को भी कंप्लीट नहीं किया। भले उसने इस वक्त सेकंड लेवल को कंप्लीट कर लिया और चॉस पावर डायग्राम को भी कॉम्प्रहेंड किया, बट स्टिल उसका जो लॉज ऑफ चॉस है वो अभी भी काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। इस स्वॉर्ड अटैक के बाद लू फेंग को अपने बॉडी के अंदर काफी सारी कमियां नजर आ गई थी। इस चीज से उसे पावर लेवल का भी गैप पता चल गया था। लू फेंग इस अटैक को झेल पाया था क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी। इसके तुरंत बाद जो लू फेंग होता है वो जैसे अपनी आंखें बंद करता है और आंखें खोलता है पूरी तरीके से पूरे आसमान के अंदर काले बादल छा जाते हैं। एंड ये जो पूरा एरिया यहाँ पे एक छोटा सा यूनिवर्स बन जाता है जो कि पूरी तरीके से डार्क था। एट द सेम टाइम लू फेंग अपने हाथों के अंदर छोटी सी डिवाइन पावर डालता है जिसके कारण एकदम से उसका जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड इसी बड़े हुए हाथ के साथ वो सामने वाले के ऊपर अटैक कर देता है। जब यिंग देखता है कि ये लू फेंग का पाम है तो वो इस पाम को हेड ऑन रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि लू फेंग के जो ऑर्डिनरी अटैक्स है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो पर्पल जेड हाउंड जैसे पावरफुल मैकेनिकल टाइप सीक्रेट ट्रेजर को भी फाड़ सकते हैं। वो ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो उस मैकेनिकल ट्रेजर जितनी पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा होता है ये तुरंत अपने आप को वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है और लू फेंग के अटैक को डॉज कर लेता है। लू फेंग इसकी स्ट्रेंज मूवमेंट स्पीड को देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए तुरंत जो लू फेंग होता है वो अपनी सिल्वर विंग्स को निकाल देता है जिसके बाद उसके बैक के ऊपर हम लोग को 6 सिल्वर विंग्स देखने के लिए मिल सकती थी जो कि गोल्डन लाइट के साथ काफी ज्यादा तेजी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर एक सूरज आ चुका हो। लू फेंग गुस्से में हिंग की तरफ देखता है एंड हिंग की तरफ देखते उसके आसपास का जो जॉयटिक फोर्स था या फिर चॉज एनर्जी थी वो पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लग जाती है। एंड जो वहाँ की चॉज एनर्जी थी हिंग के आसपास की वो हिंग को सप्रेस करने लग जाती है। हिंग इस चीज से समझ जाता है कि जो लू फेंग है एक्चुअल में वो चॉस को कंट्रोल कर सकता है। एंड जो लू फेंग का कंट्रोल है चॉस के ऊपर वो लगभग एक रियल चॉस मास्टर लेवल जितना है। एंड लू फेंग के इस चॉस कंट्रोल के कारण ये जो बंदा था ये अभी वॉइड के अंदर छुप नहीं सकता था। एंड सेकंड थिंग उसकी स्वॉर्ड के लगने के बाद भी जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से ठीक था या फिर ये बस एक नाटक कर रहा था। अगर मैं कुछ और बार इसे अपनी स्वॉर्ड से काट दूं तो मे भी ये मर जाएगा। हिंग था वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था एंड साथ ही साथ उसे अपनी किलिंग मूव्स के ऊपर भी काफी ज्यादा भरोसा था। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बंदी के पास जो स्वॉर्ड थी वो एक्चुअल में एक सिंगल बॉडी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है। एंड ये जो स्वॉर्ड है ये पूरे दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मानी जाती है डिवाइन पावर कंडेंस करने के लिए। इसकी जो पावर थी वो लगभग आप लू फेंग के सिल्वर विंग्स इतनी समझ सकते हो, बट स्टिल इस वक्त लू फेंग के सिल्वर विंग ज्यादा पावरफुल लग रहा है बिकॉज शियाओ के पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी है। गाइस ये वैसी बात हो जाती है जैसे किसी स्किल्ड पर्सन के अगर हाथ में अगर आप एक नाइफ भी दे दो तो वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म करके आ सकता है। तो वही अगर तुम किसी ऑर्डिनरी पर्सन
के हाथों के अंदर कोई तोप का गोला भी दे दो, उसके बाद भी वो उससे ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वैसे ही इन मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स के अंदर भी ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि इन मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स को कौन यूज कर रहा है। एंड इस वक्त लू फेंग के पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो यिंग की डिवाइन पावर्स थी वो लू फेंग से काफी ज्यादा थी। तो बस लू फेंग अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यानी कि स्वॉर्ड इन द रिलम के कारण थोड़ा बहुत जो डिवाइन पावर्स थी चॉज लेवल के आसपास की वो प्रोड्यूस कर पा रहा था। लू फेंग मनी मन सोचता है कि इसके पास ये जो स्वॉर्ड है इसके पास एक सोलो फंक्शन है जिसके कारण ये चॉस की एनर्जी को कंडेंस कर सकता है। इसकी जो प्राइस होगी वो लगभग मिलियन ऑफ कॉस्मिक ग्रेन्स की होगी। एंड रही बात उस मूव की जो कि इसने लू फेंग के ऊपर किया था, वो मूव इसने खुद से बनाया है। ये किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है कि वो अपने खुद के इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मूव्स बनाए, एज लॉन्ग एज किसी के पास अच्छा खासा प्रोफाउंड नॉलेज हो। वो चॉस को एक्सपर्ट करके उन मूव्स को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। उसके बाद जो यिंग कैंग होता है वो अचानक से काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और यिंग कैंग की जो मूवमेंट स्पीड थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि इवन वो नजर भी नहीं आ रहा था। वही जो लू फेंग की सिल्वर विंग्स होते हैं उसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिसके बाद वो चमक उठते हैं और लू फेंग की भी एनर्जी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। बट इवन सिल्वर विंग्स को भी यूज करने के बाद जो लू फेंग की स्पीड थी वो यिंग कैंग की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही थी। लू फेंग यिंग कैंग को पकड़ने की काफी तक कोशिश करता है लेकिन जो यिंग कैंग है वो लू फेंग के हाथ में आ ही नहीं रहा था। एंड वही साथ साथ में जो यिंग कैंग था वो अपनी स्वॉर्ड से लगातार लू फेंग के ऊपर अटैक भी किया जा रहा था बारी बारी से। यिंग कैंग की जो स्वॉर्ड थी वो सही में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी क्योंकि इवन चॉटी के ब्लो के अंदर भी उसके ऊपर कोई भी सप्रेशन देखने के लिए नहीं मिल सकता था। वो वॉइड के अंदर इजीली ट्रैवल कर पा रही थी एंड वो साथ ही साथ लू फेंग के बॉडी को भी इजीली पेनिट्रेट कर रही थी। इससे तो ये जो छोटे मोटे स्वॉर्ड अटैक्स थे भले ही ये थोड़े बहुत कमजोर थे लेकिन स्टिल ये जो अटैक्स थे ये लू फेंग की डिवाइन बॉडी को खत्म कर रहे थे धीरे धीरे करके। लू फेंग इतने टाइम के अंदर एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि जो सामने वाला बंदा है वो ऑलरेडी एक इटर्नल ट्रू गॉड बहुत पहले बन चुका है एंड इसकी जो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की जो प्रोफाउंड स्पेस है वो काफी ज्यादा हाई है, साथ ही साथ इसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग के पास बस उसकी एक चीज थी जिसके कारण वो अभी तक इस फाइट के अंदर टिका हुआ था जो कि थी उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी। सेकंड उसकी बर्निंग डिवाइन बॉडी टेक्निक्स। वही जो यिंग कैंग था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक उसने जितने भी अपने पावरफुल अपोनेंट्स देखे हैं इवन उनके बॉडी को भी इनके इन सारे टेक्निक से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। बट ये जो लो है डिवाइन लॉर्ड है ये इजीली उसके अटैक्स को सह पा रहा था कि जो यिंग कैंग है ये साफ साफ देख सकता था जो लू फेंग की टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा वीक है एंड साथ ही साथ उसका कॉम्प्रहेंशन भी अभी काफी ज्यादा कमजोर है। तो उसे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि उसे लू फेंग को पावरफुल मानना चाहिए या वीक मानना चाहिए। कैंग मनी मन सोचता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इसका जो रिलम है वो इतना ज़्यादा वीक है तो इसको तो मैं सामने सामने मार देता, मुझे इस तरीके से वॉइड में छुपने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड साथ ही साथ इस छोटे से फाइट के अंदर इसने ये चीज़ अच्छी से रियलाइज कर ली थी कि लू फेंग के पास कोई खास टेक्निक भी नहीं है एंड साथ ही साथ उसकी स्वॉर्ड भी उसके बॉडी के अंदर कई बार जा चुकी है, यानी कि जो लू फेंग है वो और ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला यानी कि टिकने वाला। एंड इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मैच वन साइडेड था। जो यिंग कैंग था उसने पूरी तरीके से लू फेंग को सप्रेस कर दिया था। लू फेंग के पास बस उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी जिसके कारण वो आराम से इसके अटैक्स को झेल पा रहा था। बट सामने वाले पर्सन को इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो लू फेंग है वो बस प्रिटेंड कर रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ, बट असल में ये काफी ज्यादा घायल हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद तुरंत जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को वेव करता है और एक बूम करके आवाज आती है और उसके हाथों के अंदर एक हम लोग को माइटी ब्लड रेड कलर की रिवर देखने के लिए मिल सकती थी जो कि एक गोल सी डिस्क के अंदर गोल गोल घूम रही थी। एक्चुअली ये वो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर था जो कि लू फेंग ने पाइथन लॉर्ड से लिया था। इस वक्त लू फेंग ने दो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट करके रखे थे, पहले तो उसकी सिल्वर विंग्स और दूसरा उसका ये ब्लड ऑफ लाइफ। एंड इन दोनों ट्रेजर्स के अंदर चॉज रिलम के काफी सारे मूव्स थे। लू फेंग समझ चुका था कि सिंस उसका जो रिलम टेक्निक है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो उसे अपनी चॉज रिलम टेक्निक को यूज करना पड़ेगा जो कि मैकेनिकल ट्रेजर से यूज होती है। एंड वही ये जो रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड टेक्निक थी ये लगभग लू फेंग की 1% बॉडी को कंज्यूम करती थी, बट स्टिल लू फेंग की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसकी 1% बॉडी को कंज्यूम करके भी घंटा कुछ नहीं होने वाला। बट लू फेंग की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसकी बॉडी का 1% हिस्सा के अंदर भी काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स है। जैसे लू फेंग ने इस चीज को एक्टिवेट किया यानी कि रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड, ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यिंग कैंग के आसपास का तुरंत पूरी तरीके से सील हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। एंड साथ ही साथ जो यिंग कैंग की डिवाइन बॉडी थी वो भी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि इस ट्रेजर की मदद से जो सामने वाला ओपोनेंट होता है उसकी जो डिवाइन बॉडी होती है कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक तरीके से वो धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। यिंग कैंग के जो स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं वो पूरी तरीके
तरीके से चेंज हो जाता है। वो कहता है ये जो रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड है ये इतना पावरफुल क्यों है। ये ट्रेजर ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था एंड जब ये लू फेंग के परफेक्ट डिवाइन बॉडी से मर्ज हो जाता था उसके बाद ये पूरी तरीके से अनबीटेबल बन जाता था। इस वक्त जो लू फेंग था उसने यिंग यांग के ऊपर अपना डबल सप्रेशन लगा दिया था। पहला था उसके सिल्वर विंग से और दूसरा इसके ये ब्लड रिवर ऑफ लाइफ से। यिंग यांग इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से ये चीज तो समझ चुका था कि जो लू फेंग है मे बी वो उसे हरा भी दे लेकिन उसे मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है इस वक्त। एंड यिंग यांग एक प्रोफेशनल असिस्टेंट था तो वो जानता था कि उसे कब बैकअप कर लेना चाहिए एंड कब उसे सामने वाले अपोनेंट को मारना चाहिए। एंड क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल असिस्टेंट था कि इतने बड़े बड़े हस्तियों को मारने के बाद भी ये बच निकला था तो डेफिनेटली इसके जो एस्केप मूव्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये तुरंत एक लाइट की बीम बन जाता है एंड इस तरीके से स्पेस के अंदर गायब होता है जैसे कि कोई देख ही ना सके इसे। लेकिन जाते जाते वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मेरा काफी सारा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। ये यहाँ से भागे रहा था लेकिन तभी उसकी जो नजर होती है वो मोरुशा और मोयो किंग यांग की तरफ पड़ती है। जो मोयो किंग यांग थी उसकी बुरी तरीके से फट चुकी थी, वो कांप रहा था बुरी तरीके से। एक्चुअल में जो मोरुशा और मोयो किंग यांग थे ये दोनों के दोनों एक बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए थे लेकिन यिंग यांग की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ जाती है। मोरुशा जो था वो काफी ज्यादा आराम से इन लोगों के बैटल को देख रहा था। मोयो किंग यांग मन ही मन कहता है इस बार मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला, कम से कम मैं अगर इसे नहीं मार पाया तो इसके सर्वेंट्स को तो आज मरना ही होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो यिंग यांग है ये एक नंबर का संकी किस्म का इंसान है एंड बिना कोई कांड किए हो ये जाएगा तो इसके आत्मा को भी सुकून नहीं मिलने वाला। इसलिए ये जो था ये काफी ज्यादा तेजी से मोरुशा और मोयो किंग यांग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। मोरुशा के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सडनली चेंज हो जाते हैं। मोरुशा को समझ जाता है कि ये सामने वाला इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ही मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मोरुशा होता है उसका एकदम से साइज बढ़ जाता है और उसका जो मुंह का साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जो मोरुशा था वो अपना इतना बड़ा मुंह खोल लेता है कि इवन जो लू फेंग की पूरी केव थी वो भी उसके मुंह के अंदर आ चुकी थी। एंड जो यिंग यांग था उसके हाथों के अंदर उसकी स्वॉर्ड थी। वैसे तो वो मोरुशा को मारना चाहता था लेकिन उसको खुद को पता नहीं चला था कि वो अचानक से किस अंधेरे में फंस गया। एक्चुअली ये जो अंधेरा था ये अंधेरा मोरुशा के मुंह के अंदर का अंधेरा था, यानी कि जो मोरुशा था वो यिंग यांग को लिटरली निगल चुका था। अब क्या आप सोच सकते हो कि इतना ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड जिसका इवन जो लू फेंग था वो खुद कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था एंड लू फेंग पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुका। उस बंदे को जो मोरुशा है उसने अपना मुंह खोल के उसे निगल लिया एंड इवन जो मोरुशा था उसने इसके अंदर अपनी किसी डिवाइन बॉडी या फिर डिवाइन टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया था। साथ ही ये जो यिंग यांग था इवन इसने मोरुशा के मुंह के अंदर काफी ज्यादा फड़फड़ाया होगा, इवन अपने डिवाइन स्वॉर्ड से इसके मुंह के अंदर काफी सारे छेद भी करने की कोशिश की होगी। बट इसकी जो डिवाइन स्वॉर्ड थी जब वो मोरुशा के मुंह को ऐसे टच करती थी तो मोरुशा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको गुदगुदी कर रहा है। यानी कि इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मोरुशा है वो अगर देखा जाए तो वो लू फेंग का भी बाप है। जो मोरुशा की पावर है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। इसके बाद जो मोरुशा होता है उसके मुंह में थोड़ी सी गुदगुदी सी होने लग जाती है, इसलिए जो मोरुशा होता है वो इस बंदे को जिंदा ही निकल जाता है। जो मोरुशा का पेट है वो तो एक डिवाइन डार्क होल की तरह है जिसके अंदर जो चीज जाती है वो कभी वापस नहीं आती। जैसे ये मोरुशा के पेट के अंदर चले जाता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल जो मोरुशा है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड लू फेंग इसे एक अजीब ही नजरों से देख रहा होता है। मोरुशा एक काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है मास्टर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये बंदा खुद एक मक्खी की तरह आके मेरे मुंह में चला गया। वैसे तो जो लू फेंग था वो अपनी एक लेजेंडरी टेक्निक यूज करने वाला था रूलिंग ब्लड रिवर की। इससे पहले कि वो अपनी टेक्निक यूज करता उसने बड़ा सा मोरुशा का मुंह देख लिया था, किसी मक्खी की तरह इस बंदे को अपने मुंह के अंदर ले लिया एंड सेकंड्स के अंदर इस बंदे को निगल भी लिया। जब लू फेंग इस सीन को देखता है तो वो एक चीज तो काफी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि लू फेंग के बीच में और मोरुशा के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मोरुशा उससे काफी गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस तरीके से जो लू फेंग है उसके पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी है उसी तरीके से जो मोरुशा है उसके पास भी परफेक्ट डिवाइन बॉडी है। बट जो मोरुशा है वो पैदा ही डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ है तो इसलिए उसका जो रिलम है वो काफी ज्यादा आया है। एंड साथ ही साथ जो लू फेंग है उसने अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा कल्टिवेशन और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद पाई। जो मोरुशा है उसे तो ये परफेक्ट डिवाइन बॉडी पैदाइश ही मिली है। लू फेंग को लिटरली अभी उस असिस्टेंट के ऊपर थोड़ी सी दया आ रही थी। उस बेचारे गरीब असिस्टेंट को तो ये पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ और वो बेचारा इस मोरुशा का इस राक्षस का खाना बन गया। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं एक ऐसा राक्षस पाल रहा हूँ जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। चलिए ये जो राक्षस है ये मुझे अपना बॉस मानता है। लू फेंग को ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा बड़ा सदमा लग चुका था। अभी तक जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा खुश था, उसे लग रहा था कि हाँ वो पावरफुल हो रहा है, वो थोड़ा सा पावरफुल हो रहा है, पूरी सिटी के अंदर कोई उसे हराने वाला नहीं है। लेकिन मोरुशा की पावर्स को देखने के बाद लू फेंग का पूरा मुंह उतर चुका था, वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर समझने लग गया था। एंड इससे भी ज्यादा शर्म लू फेंग को इस चीज की आ रही थी कि एक्चुअल में वो मोरुशा का मास्टर है। तो जो मोरुशा होता है वो किसी कुत्ते की तरह छोटा सा मुंह बनाते हुए लू फेंग की तरफ आता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ करना। एंड देखो मास्टर मैंने तो आपके रूल्स को भी डिसोबे नहीं किया तो आप मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आपने मुझे कहा था कि मैं अपनी
डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल ना करूँ एंड मैं बस एक वॉइड ट्रू गॉड जितनी पावर्स का इस्तेमाल करूँ, एंड इसलिए मैंने अपनी किसी भी डिवाइन पावर एंड कोई भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो बस वहाँ पे खड़ा था एंड ये बंदा मक्खी की तरह आके मेरे मुंह में चला गया। लू फेंग मुरुशा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, आखिरकार तुम ऐसे कोई क्रिएचर नहीं हो जिसे अपना स्लेव बनाया जा सके या फिर सर्वेंट बनाया जा सके। आफ्टर ऑल तुम इस पूरी के पूरी यूनिवर्स के एक नोबल क्रिएचर हो। चलो छोड़ो, जाने दो। एक बात बताओ, क्या वो अशेशन अभी भी जिंदा है या फिर ऑलरेडी वो मर चुका है? वैसे तो मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा बेवकूफी वाला सवाल है, बट स्टिल बता दो। इसके बाद मुरुशा कहता है मास्टर, अच्छा मास्टर रुको 1 मिनट, मुझे चेक करने दो। इसके बाद जो मुरुशा होता है वो सोचता है एक्चुअली मास्टर वो जो अशेशन है वो शायद से मर गया, बट मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो मेरे मुंह में घुस गया था, मेरे मुंह में घुसते ही वो मर गया, पता नहीं कैसे। बट मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन थॉट अगर वो कोई भी मैसेज बाहर भेजने की कोशिश करेगा मेरे बारे में, कभी भी वो ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो मेरे मुंह के अंदर गया उसके लिए सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। गाइस एक्चुअली जब पिछले बार लू फेंग की फाइट पाइथन ट्राइब लीडर के साथ हुई थी तो उसने लू फेंग की कुछ फोटोज खींच के वायरल कर दी थी। इसके कारण सभी लोगों को ये पता चल गया था कि लू फेंग के पास उसके शिवू विंग्स है। बट लू फेंग ये कभी नहीं चाहता था कि जो मुरुशा है उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो। स्टिल एट द एंड जो लू फेंग होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो एंड मैं भी। मुझे पहले लगा था कि तुम्हारे बारे में अगर बाकी लोगों को पता चलेगा तो सब लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे एंड ये चीज तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। तुम्हारे करंट पावर्स को देख के लगता है कि हम अभी भी इन सब चीजों से निपट सकते हैं आराम से। जब तक मास्टर और डिसाइपल एक साइड में है तब तक मुझे नहीं लगता शायद ही कोई हमें मार पाएगा, जब तक कोई गॉड लेवल का वॉरियर ना आ जाए। इस वक्त तक जो लू फेंग था वो मुरुशा को इतना पावरफुल समझ चुका था कि अभी उसे कोई भी डर नहीं था कि इवन अगर मुरुशा की आइडेंटिटी एक्सपोज भी हो जाती है तो वो संभाल लेगा। जिसके बाद जो मुरुशा होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि मे बी उसे लू फेंग से काफी ज्यादा डांट पड़ने वाली है इन सब चीजों के बाद। इसलिए जो मुरुशा होता है वो तुरंत उल्टी करता है और अपनी उल्टी के अंदर वो सारी की सारी आइटम्स बाहर निकाल देता है, यानी कि वो सारे के सारे ट्रेजर्स जो कि यिंग कैंग के पास थे, जिसके अंदर उसकी डिवाइन बॉडी, उसकी स्वॉर्ड और बाकी सारी चीजें थी। लू फेंग भी इन सारे ट्रेजर्स को रिफ्यूज नहीं करता, वो इन सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता है एंड रही बात उस डिवाइन बॉडी की तो वो मुरुशा को ही दे देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक चीज समझ चुका था कि मुरुशा जो है वो नेचुरली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और टाइम के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की नीड है वो है लू फेंग को, क्योंकि लू फेंग अभी भी काफी ज्यादा वीक है। लू फेंग अपने मनियन कहता है कि अगर वो फ्यूचर के अंदर पावरफुल नहीं बना तो वो अपने इस बीस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट से। जो मोरुशा होता है वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर अभी मुझे जाना चाहिए, मैं इस बंदे को अच्छी से डाइजेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो मोरुशा को लेके अपने स्टार टावर के अंदर चला जाता है। वही जो मोरुशा होता है वो पालती मार के बैठा रहता है और मोरुशा के सामने थी अभी 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स की बॉडी, जो कि थे एक कमांडर क्यू ह्योन चोंग और दूसरे मी क्यूवी। काफी सारे लोग थोड़ा बहुत इमेजिन करते होंगे कि जो एक्चुअल में जो मोरुशा है वो दिखता कैसा होगा, तो मैं मोरुशा की एक पिक इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा जिससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सको कि मोरुशा कुछ इस तरीके से दिखता होगा। वैसे तो ये मोरुशा की भी पिक नहीं है, किसी पोकेमॉन की पिक है, बट मेरे ख्याल से मोरुशा कुछ इसी तरीके से दिखता होगा। वही हमें देखने के लिए मिलता है क्विंग जो कि छुपा हुआ था स्टार टावर के अंदर किसी जगह पे। लू फेंग उसे भी बाहर आने के लिए कह देता है। डेफिनेटली जो क्विंग था वो एक ट्रू गॉड था तो उसकी फटना लाजमी थी। लू फेंग ने अपना सबसे पहले स्मॉल यूनिवर्स डोमेन को क्रिएट किया था यहाँ पे, तभी लू फेंग ने मोयो क्विंग और मोरुशा को एक सेफ जगह पे छोड़ दिया था। क्विंग बाहर आते ही जो लू फेंग होता है उसे मोरुशा के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी जो लास्ट मेमोरी थी उसके अंदर उसने देखा था कि वो जो क्रिएचर है वो इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा था एंड उसने लॉर्ड लूसा के ऊपर अटैक किया था, यानी कि मोरुशा के ऊपर। लू फेंग कहता है कि तुम्हारे मास्टर पूरी तरीके से ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने सक्लूजन के अंदर गए हुए हैं, तुम्हें उस क्रिएचर के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। जिसके बाद जो मू किंग होता है वैसे तो पूरी तरीके से हिल चुका होता है इस बैटल के बाद, लेकिन इसलिए उसके बाद भी वो जैसे तैसे जाके अपना प्रैक्टिस करने का कोशिश करता है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को फ्लेम विंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यांग फैंग गिल्ड है एक छोटा सा गिल्ड है जो कि फ्लेम विंड हॉल के अंदर ही आता है एंड फ्लेम विंड हॉल एक काफी ज्यादा बड़ा एम्पायर है, ऐसा सब समझ सकते हो। यांग फैंग गिल्ड के जो डिप्यूटी चीफ होता है उनको पता था कि आज लू फेंग के ऊपर अटैक होने वाला है एंड वो इस चीज के रिजल्ट्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन तभी उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसके अकॉर्डिंग जो यिंग कैंग है वो एक्चुअली मारा जा चुका है। ये चीज देखने के बाद जो डिप्यूटी चीफ होता है उन्हें एक सदमा सा लग जाता है, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि यिंग कैंग एक्चुअली मर गया। एक बार वो ये भी मान सकते थे कि यिंग कैंग लू फेंग से हार जाए, लेकिन वो मर गया। वो एक प्रो लेवल का शिष्यन था जो कि भागने के एबिलिटीज के अंदर पूरी तरीके से गॉड था। अगर इवन थॉट वो लू फेंग से हार भी चुका हो तो वो अपने आप को बचाने में पूरी तरीके से सक्षम था, तो वो कैसे मर सकता है। पवेलियन मास्टर होता है वो अपने सेकंड अंकल से पूछता है कि सेकंड अंकल आपको श्योर है कि यिंग कैंग मर गया? तो यांग फेंग गिल्ड वाले थे इन लोगों
को कहीं ना कहीं पता था कि जो लू फेंग है उसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है, बट स्टिल इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी यिंग कैंग को अगर एक टाइम में हराया भी जा सकता है तो उसे मारना पूरी तरीके से नामुमकिन है। एंड साथ ही यिंग कैंग का मरने से पहले भी कोई मैसेज नहीं आया, वो इतना था अचानक से कैसे मर सकता है। कॉज एंड इफेक्ट टोकन वो भी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। ये कॉज एंड इफेक्ट टोकन वही टोकन होते हैं जिससे लोग मरने से पहले मैसेज भेज दिया करते हैं। जो मोरूशा का मुंह था वो तो एक अंधेरी गुफा थी जिसके अंदर अगर हवा भी चले जाए तो वो बाहर नहीं आती। तो इसकी ये जो कॉज एंड इफेक्ट का कम्युनिकेशन टोकन का जो सिग्नल है वो घंटा बाहर आएगा। इस चीज से आज यांग फेंग गिल्ड को एक बहुत तगड़ा सबक मिल चुका था। ये समझ चुके थे कि जो लू है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एक तो ये जो बंदा है ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है या फिर ये एक गॉड है। चलिए गाइस, ये सारे के सारे जो यांग फेंग गिल्ड वाले थे इन लोगों के पास सुप्रीम इनहेरिटेंस था, जैसे कि एम्परर चू लिनेज का इनहेरिटेंस और एशियंट यांग फेंग कंट्री का इनहेरिटेंस। साथ ही साथ ये लोग भी इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी करते थे एंड ये इन सारी चीजों को काफी ज्यादा डीप तक कल्टीवेट कर चुके थे। कहा जाता है कि इन लोगों के पास मोस्ट एडवांस्ड इनहेरिटेंस है पूरी की पूरी ओरिजिन कंट्री का। जो लू फेंग के पास जो इनहेरिटेंस है डोंगडोंग रिवर और वर्ल्ड ऑफ जिन का वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। पावरफुल छोड़ो, उसको आप एवरेज ग्रेड का इनहेरिटेंस समझ सकते हैं। एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इनके पास इतने ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस होने के बाद भी ये लोग इस चीज की श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो यिंग कैंग को मार सके। बट ये लॉर्ड लू है, ये कैसे मार सकता है उस बंदे को। इस बंदे के पास जरूर एक काफी ज्यादा हाई लेवल का कोई किलिंग मूव होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक पवेलियन के टॉप के माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे बैठ के लू फेंग अकेला अकेला दारू पी रहा होता है। इस वक्त जो लू फेंग था वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा चुका था। ये वो जो असिस्टेंट लू फेंग को मारने के लिए आया था उसके अंडर तो लू फेंग पूरी तरीके से सप्रेस हो ही चुका था। तो वही दूसरी तरफ मोरूशा ने जो अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी थी उसकी स्ट्रेंथ के कारण भी लू फेंग एक डिप्रेशन में चला गया था कि वो एक्चुअल में कितना ज्यादा कमजोर है इन दोनों से। आज जो कुछ भी हो उसके बाद जो लू फेंग का दिमाग था वो पूरी तरीके से हिल चुका था एंड वो अपने कल्टिवेशन के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। बट वो अपने आप से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा और उसे अपने लॉस ऑफ चॉइस के ऊपर कॉम्प्रहेंशन करना पड़ेगा। जो उसे डर था कि 5 मेजर फैमिलीज ये सब चीजें करने के बाद इतना आसानी से चुप नहीं बैठने वाली, वो मे भी हो सकता है कि और पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजे। एंड अभी तक जो लू फेंग था उसे ऐसा लग रहा था कि यिंग कैंग को 5 मेजर फैमिलीज में से ही किसी ने भेजा होगा। जैसे कि आप लोगों को बताया कि यिंग कैंग एक संकी था जिसे कई से लू फेंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी कि हुआंग सिटी के अंदर ऐसा ऐसा बंदा है जो कि तहलका मचा रहा है। क्योंकि इस बंदे को लगा था कि लू फेंग से उसे काफी कुछ मिल सकता है, इसलिए इसने लू फेंग के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर दिया था। एंड आफ्टर ऑल ये काफी ज्यादा पावरफुल था, इसे किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था कि इवन ये जॉर्ज मास्टर्स के बच्चों को भी मार देता था, स्टिल उनसे भी बच के भाग निकलता था। तो इस बंदे को अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था कि इवन थॉट अगर ये किसी फाइट के अंदर हार भी जाता है तो ये अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्प्रहेंशन कर चुका है एंड इसका मरना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। बट इसने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके सामने एक दानव आ जाएगा तो किसी मक्खी की तरह निकल लेगा। वही लू फेंग अपना कॉम्प्रहेंशन कर रहा होता है, तभी कुछ टाइम इसी तरीके से बीतता है और हम लोग को फाइनली देखने के लिए मिलता है कि लू फेंग का जो केव होता है उसके बाहर हम लोग को मॉली मैंग देखने के लिए मिल सकता था जो कि लू फेंग से मिलने के लिए आया था। लू फेंग मॉली मैंग को अंदर बुला लेता है। मॉली मैंग लू फेंग को देखता है जो कि एक माउंटेन के टॉप के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ पे बैठ के दारू पी रहा था। मॉली मैंग भी जाके लू फेंग के साइड में जाके बैठ जाता है एंड ये दोनों मिलकर दारू पीने लग जाते हैं। मॉली मैंग लू फेंग से कहता है कि तुम्हारी ये जो केव है ये इतनी ज्यादा बदली बदली क्यों लग रही है। लू फेंग कहता है कि अभी अभी वो एक डिजास्टर से गुजरा था जिसके अंदर उसकी केव में थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें आ गई थी, जिसके बाद उसने वापिस से रिबिल्ड कर लिया। कहता है कि उसके पीछे शायद से किसी ने किसी असिस्टेंट को भेजा था और उसका शक 5 मेजर फैमिलीज के ऊपर है। लू फेंग की बातें सुन के जो मॉली मैंग होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो लू फेंग से कहता है कि देखो लॉर्ड लू है, मुझे नहीं लगता कि ये हम 5 मेजर फैमिलीज में से किसी का काम है। कहता है कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसने डिटेक्ट किया लास्ट नाइट कि आपकी केव के बाहर से काफी ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस आ रही थी। जो फ्लक्चुएशंस थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये आपके पहले वाले बैटल यानी कि ब्लड पाइथन के साथ जो आपकी फाइट हुई थी उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए जो सिटी लॉर्ड मेंशन और 5 मेजर फैमिलीज है उन्होंने मुझे आपके पास भेजा कि मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकूं कि सिटी लॉर्ड मेंशन या फिर 5 मेजर फैमिलीज ने किसी ने भी आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करवाया। लू फेंग का दिमाग पहले से थोड़ा सा ज्यादा खराब था एंड इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लग जाता है। वो इसकी तरफ देखता और गुस्से में कहता है कि तो फिर मुझे बताओ वो असिस्टेंट अचानक से क्या बादलों के अंदर से टपक गया जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। अगर तुम 5 मेजर फैमिलीज ने अगर उसे नहीं भेजा तो आखिर उसे किसने भेजा। मॉली मैंग कहता है कि देखो लॉर्ड लूहे, हम 5 मेजर फैमिलीज लॉर्ड मेंशन डेफिनेटली ब्रदर लूहे की पावर के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता है एंड डेफिनेटली पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि आपसे भिड़ सके। तो हम इतने ज्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर किसी इतने ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट को कैसे समन कर सकता है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये आपका कोई पुराना दुश्मन हो या फिर ये जो बंदा है ये प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन का बदला लेने के लिए आया हो। प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन ने मरने से पहले किसी बंदे को
अपनी बात बता दी होगी। शॉर्ट बस ये कहना चाहता था कि पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर किसी ने भी लू फैंग के ऊपर ये अटैक नहीं करवाया। लू फैंग ये सारी बातें सुनने के बाद मॉली मैंग की तरफ काफी तो गुस्से में देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास इतनी बकवास थी करने के लिए? मॉली मैंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ब्रदर लू है मेरी बात को समझे एंड वो अपना खुद का कोई जजमेंट ना बनाए। लू फैंग कहता है, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। जो लू फैंग था वो पहले ही 5 मेजर फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करने लग गया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने म्यू की जैसे एक दानव को पाल के रखा था जिसने 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स को अपने अंडर कैप्चर करके रखा था और उन्हें वो टॉर्चर करता था। एंड वही जो सिटी लॉर्ड मेंशन था वो भी चूड़ियां पहन के बैठा था। बट एट द एंड लू फैंग सभी लोगों से नफरत नहीं कर सकता था, इसलिए फिलहाल के लिए वो बस 5 मेजर फैमिली से नफरत करने लगा था। लू फैंग तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है कि ब्रदर लू है, मेरा जो मॉली क्लैन है उसके कोई भी इंटेंशन नहीं है आपका एनिमी बनने के। जो मेरे फादर है मॉलीजा, उन्होंने मुझे बहुत पहले एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर इशू करा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आपका एनिमी नहीं बनना। ब्रदर लू है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि क्यों ना आप एक काम करो कि आपने ओपनली उन 5 मेजर फैमिलीज की काफी ज्यादा बेइज्जती की, तो डेफिनेटली वो इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं करने वाले। एंड उन्होंने एक्शन लिया या नहीं लिया ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप एक डिप्यूटी कमांडर बन जाओ हुआंग लीजन के। इस तरीके से आप 5 मेजर फैमिलीज का एक हिस्सा बन जाओगे। के बाद जो 5 मेजर फैमिलीज है वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी एंड ना उनके बीच में और आपके बीच में कोई ग्रजेस रह जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास इस सिटी के अंदर काफी सारी पावर्स भी आ जाएगी। ये सारी चीजें सुन के लू फैंग को और दिमाग खराब होता है और लू फैंग इसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, भाग जाए यहाँ से वरना मार के भगा दूंगा। जो मॉली मैंग होता है उसकी बुरी तरीके से फट चुकी होती है, वो बस जाते जाते भी चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर लू है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो 5 मेजर फैमिलीज है उसके अंदर से जो कुछ लोग है वो ज्यादातर फैमिलीज यहाँ पे पूरी तरीके से इंजॉय करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमारी जो मॉली फैमिली है वो हमेशा काफी ज्यादा मेहनत करती है। हम आपके कभी भी कोई दुश्मन नहीं बनना चाहते। अगर आपका जो बिहेवियर है वो 5 मेजर फैमिलीज के खिलाफ इसी तरीके का रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको सहने वाले हैं। मॉली मैंग जस्ट ये सारी चीजें कहते कहते लू फैंग के केव के गेट तक पहुंच ही चुका था एंड वो अभी भी बड़बड़ाया जा रहा था। अचानक से जो लू फैंग होता है उसके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है एंड लू फैंग की जो स्माइल होती है इतनी ज्यादा भयानक थी, मॉली मैंग के पूरी तरीके से पसीने छूट जाते हैं एंड उसका अगले ही सेकंड के अंदर मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है और वो पहले फुर्सत में यहाँ से भाग जाता है। वो जैसे लू फैंग के केव के बाहर आता है उसका जो दिल था वो एकदम से छोटा हो चुका था और काफी ज्यादा तेजी धड़कने लग गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने मौत को काफी ज्यादा करीब से देख लिया हो। मॉली मैंग को ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी कि जो लॉर्ड लू है वो एक मॉन्स्टर है जिससे जूझना सही में अपने मौत को टक्कर देने के बराबर में। तो यही पे जो एपिसोड होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आज के एपिसोड के बाद आपको ये भी रियलाइज हो चुका होगा जो एनिमी जिसने लू फैंग को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया वो बस मोरूशा के सामने एक छोटी सी मक्खी के समान है। तो इस तरीके से आप लू फैंग और मोरूशा के बीच का जो पावर गैप है वो देख सकते हो। सिटी लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो 5 कांग्रेशन डिवाइन पावर से वो सारे के सारे एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे थे, यानी कि यहाँ पे 5 मेजर फोर्सेस के जो रूलर्स थे वो बैठे हुए थे। यहाँ पे मॉली मैंग और मॉली जाओ ये दोनों भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकते थे। दोनों के जो चेहरे थे वो थोड़े से उतरे हुए थे। वो कहता है कि जो लू फैंग है उसे अभी अभी किसी के द्वारा असिसिनेट किया गया था एंड उसे लगता है कि वो जो असिस्टेंट है वो हमारे द्वारा भेजा गया है। साथ ही साथ उसने उस पोजीशन के लिए रिफ्यूज कर दिया, यानी कि आप लोगों को लास्ट एपिसोड के अंदर याद होगा कि मॉली जाओ ने जो लू फैंग था उसे डिप्यूटी कमांडर हुआंग लीजन का बनने का एक ऑफर दिया था, बट लू फैंग उस ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। इनमें से एक जो दूसरा बुड्ढा होता है वो कहता है हमने मॉली मैंग को वहाँ पे उस लू फैंग को समझाने के लिए भेजा था, साथ ही साथ हम जो भी उसके लिए कर सकते थे हमने किया। हमने उसे हाईएस्ट पोजीशन ऑफर की पूरी हुआंग सिटी की। पूरी हुआंग सिटी की तो नहीं थी लेकिन ये एक हाई पोजीशन थी, ये 3rd हाईएस्ट पोजीशन माना जाता था हुआंग सिटी के अंदर एंड इसके ऊपर की पोजीशन ऑफर करना इवन इन लोगों के बस में भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर की जो पोजीशंस होती है वो बस जॉज मास्टर या फिर गॉड लेवल के वॉरियर्स ही हायर कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे 5 मेजर फैमिलीज आई थी, वही यहाँ पे सिटी लॉर्ड मेंशन भी आया था। जो 5 मेजर फैमिलीज थी उसके अंदर से जो 2 फैमिलीज थी वो इस वक्त लू फैंग को सपोर्ट करना चाहती थी एंड इवन जो सिटी लॉर्ड मेंशन थी वो भी लू फैंग को सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन 5 मेजर फैमिलीज के अंदर जो 3 मेजर फैमिलीज थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने अपनी लास्ट शर्म बेच के मॉली मैंग को लू फैंग को एक ऑफर देने के लिए भेजा था, बट जो लू फैंग था उसने इस ऑफर को डिनाई कर दिया, जिसके कारण डेफिनेटली इन लोगों की बेइज्जती हो जाती है। पहले लू फैंग इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा दिला चुका था एंड ये लोग लू फैंग के दुश्मन होने के बाद भी वो उससे काफी ज्यादा नरमी से पेश आ रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इसलिए वो उससे भिड़ना नहीं चाहते थे। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी कम ही नहीं हो रहा था। वो लगातार इन सारे के सारे 5 मेजर फैमिलीज को चैलेंज किए जा रहा था। इवन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो लू फैंग था वो सिटी लॉर्ड का भी सगा नहीं था। इसलिए एट द एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो 5 मेजर फैमिलीज होती है ये मिलकर डिसाइड करती है, क्योंकि जो लू फैंग है वो अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर वो लू फेंग को मारने के लिए बाहर से किसी बंदे को बुलाते हैं तो डेफिनेटली ये जो चीज होगी ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एंड इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होगी कि वो बाहर से आया हुआ बंदा लू फेंग को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक इटर्नल ट्रू गॉड को बाहर से बुला सकते थे। उससे ज्यादा बड़े वॉरियर को बुलाने की उनकी भी औकात नहीं थी कि अगर वो उनसे ज्यादा बड़े वॉरियर्स को बुलाते हैं तो डेफिनेटली इन लोगों की पूरी 5 मेजर फैमिलीज के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, क्योंकि इनको अपने एंसेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इवन टॉट अगर वो लू फेंग को नहीं मार पाए तभी भी ये 5 मेजर फैमिलीज और सिटी लॉर्ड मेंशन ये सब लोग मिलके लू फेंग को इस तरीके से सप्रेस कर देंगे जो लू फेंग है वो हुआंग सिटी छोड़ के चले जाए, या फिर अगर वो हुआंग सिटी के अंदर रहता भी है तो वो एक कोने के अंदर छुप के रहे। इस तरीके से इन लोगों ने ब्लड क्लाउड को किया है। ब्लड क्लाउड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था, बट अभी उसके पीछे 5 मेजर फैमिली और सिटी लॉर्ड मेंशन भी पड़ा हुआ है। इवन थॉट ये जो ब्लड क्लाउड है इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सब मिलके भी उसको नहीं मार सकते, बट एट द एंड इन लोगों ने उसे इस तरीके से सप्रेस करके रखा है कि वो जो बंदा है वो अगर हुआंग सिटी के अंदर भी आता है तो उसे काफी ज्यादा शांति से रहना पड़ता है। बिकॉज अगर वो कोई भी एक्शन लेता है फिर कोई भी उल्टी सीधी काम करता है तो तुरंत जो 5 मेजर फैमिलीज और साथ ही साथ सिटी लॉर्ड मेंशन है वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा। एंड आखिर जो ब्लड क्लाउड है वो कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना होने दो, लेकिन अगर इतनी सारी पावरफुल एग्जिस्टेंस एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ेगी तो डेफिनेटली उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस बंदे ने काफी ज्यादा शांति के साथ रहना स्टार्ट कर दिया है। वो ज्यादातर हुआंग सिटी के बाहर ही रहता है, लेकिन वो अगर हुआंग सिटी के अंदर आता भी है तो काफी ज्यादा शांति से रहता है बिना किसी को प्रोवोक किए। वही जो सिटी लॉर्ड मेंशन और बाकी की जितनी भी ट्राइब्स या फिर फैमिलीज है वो लोग भी इसके नादी नहीं लगते, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लड क्लाउड काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अगर वो इससे भिड़ने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली ये भी उन लोगों के लिए एक सरदर्दी है। एंड फिलहाल वो यही सेम चीज लू फेंग के साथ करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि लू फेंग को मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, तो वो सोच रहे थे कि लू फेंग को पूरी तरीके से सप्रेस कर दे। एंड इसलिए ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि इससे पहले वो लू फेंग को सप्रेस करें एंड लू फेंग के खिलाफ किसी असिस्टेंट को बुलाए, उन्हें लू फेंग के बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए।